नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे ने इस पेंडेमिक के दौर में एक विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की इस आभासी मंच के माध्यम से। इस कड़ी में आज 38वीं वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और मैं देख रहा हूं सुबह से सोशल मीडिया पर देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में आज के दिन को रेखांकित करते हुए इसके महत्व पर केंद्रित अनेक आलेखों का और संदेशों का प्रसारण प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे लगता है मानो हम सभी के मन में शायद अपनी मातृभाषा के प्रति जो स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव है वो इन्हीं विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। आज के इस दिवस के पीछे एक लंबी यात्रा है, एक परंपरा है। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र की उस घोषणा के पूर्व 21 फरवरी 1952 का वो दिन, जिस दिन ढाका में कुछ युवाओं ने अपनी बंगला भाषा के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शन किया। और देखिए, जैसे ही मैंने ढाका बांग्लादेश की बात की, हमारे साथ प्रोफेसर गुलाम रहमान भी जुड़ गए हैं सीधे ढाका से। हम उनका भी यहाँ स्वागत करते हैं। प्रोफेसर गुलाम रहमान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मीडिया विशेषज्ञ हैं। इस आज के आयोजन में आमंत्रित करने के पीछे हमारा ये भी दृष्टि रही है कि बांग्लादेश की जो पूरी परंपरा रही उस आंदोलन की, उसके बारे में भी उनके माध्यम से हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। एक बांग्लादेशी नागरिक जो उस समय कनाडा में रह रहे थे, रफीकुल इस्लाम, उन्हीं की पहल पर इस दिवस को मनाने की घोषणा कालांतर में की गई थी। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ढाका विश्वविद्यालय के उन युवा विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कई विद्यार्थियों ने अपनी भाषा की अस्मिता, भाषा के सम्मान को बचाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। 1952 में उनका ये आंदोलन शुरू हुआ और बांग्लादेश में प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कालांतर में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाने की बात कही और वर्ष 2000 में इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल प्रेरणा है हमारे सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की कैसे रक्षा की जाए, किस तरह से भाषाई वैविध्य और सांस्कृतिक वैविध्य के दौर में हम इन भाषाओं के माध्यम से अपनी पूरी एक सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर सकें और एक सद्भाव पूर्ण माहौल में हमारी उस पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारवान कर सकें। हर वर्ष की एक विशिष्ट थीम रही, केंद्रीय भाव रहा। अनेक विषयों पर चर्चाएं हुई, युवाओं को लेके, बच्चों को लेके, मातृभाषा में शिक्षा को लेकर के। और इस वर्ष की जो थीम निर्धारित की गई है वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुभाषी शिक्षा के उपयोग में प्रौद्योगिकी की भूमिका, अवसर और चुनौतियां। वस्तुतः आज जिस तरह से तकनीक का विस्तार हो रहा है उसने हमारे सामने बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। जब मैं कुछ रेफरेंसेस देख रहा था तो मैंने देखा कहीं 6500 लिखा है, कहीं 7000, तो लगभग 6500 से लेकर के 7000 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस समय दुनिया में हैं। और हर सप्ताह, हर महीने, प्रतिवर्ष अनेक भाषाएं विलुप्त होती चली जा रही हैं और आने वाले दौर में हो सकता है 2500-3000 हजार भाषाएं लुप्त होती चली जाए। भले ही उन भाषाओं के जानने वाले, उन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कम हो, लेकिन उस भाषा की भी अपनी विरासत है, उस भाषा की भी अपनी एक परंपरा है, उस भाषा की भी अपनी एक संस्कृति है। कैसे हम उसकी रक्षा कर सके, कैसे उस
संपदा को हम अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित कर सकें, नहीं तो समय के साथ वो प्रवाहित कलवित हो जाएंगी। हमारे देश में यूं संविधान ने 22 भाषाओं को अपनी अनुसूची में शामिल किया है, लेकिन भारत एक बहुभाषी देश है। संयोग से अब केंद्र सरकार जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई है, डॉक्टर कस्तूरी रंजन जैसे वैज्ञानिक ने जिसे तैयार किया है, उसमें मातृभाषा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। और विशेषकर जो हमारी प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा है, उसमें किस तरह से बच्चों का ड्रॉप आउट्स बंद हो स्कूलों से। बच्चे अपनी पढ़ाई में जब मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी उसके साथ वो ज्यादा सहजता महसूस कर पाएंगे। भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जिसकी जैसी आवश्यकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से उसका आगे विकास होता है, उसी तरह से भाषाएं वो सीखने लगेगा। लेकिन जो मूल भाषा है, और अब देश में भी कई प्रदेशों की सरकारों ने ये घोषणा की है कि आने वाले दौर में वो अनुशासन, वो विषय जो अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ाए जाते थे, उन विषयों को भी स्थानीय भाषाओं में, मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। चाहे वो अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग या आयुर्विज्ञान, मेडिकल या प्रबंधन, मैनेजमेंट के विषय हो। जब देश को आजादी मिली थी, एक पीढ़ी ने बलिदान दिया था, और जब हम मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो हो सकता है वो संघर्ष या कुछ परेशानी एक पीढ़ी विशेष को हो, लेकिन अंततः मातृभाषा में की गई वो पढ़ाई व्यापक रूप से राष्ट्र हित और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक हो पाएगी। किस प्रकार हम अपनी मातृभाषा की अस्मिता को, उसके सम्मान को स्थापित कर सके। बहुत पहले भारतून ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को हूल। बिना भाषा के जानकारी के, अपनी भाषा की जानकारी के जो हृदय की पीड़ा है वो समाप्त नहीं होती है। और सारे विकास की, सारी उन्नति का जो मूल केंद्र है वो अपनी भाषा का विकास है। भाषा मन को जोड़ती है, अपनी भाषा में मन की संवेदनाएं व्यक्त होती है, हृदय की धड़कन उसमें सुनाई देती है। हम विचारों का, संवादों का आदान प्रदान अपनी भाषा में करते हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, यह हमारी उस पूरी सांस्कृतिक बौद्धिक यात्रा की परिचायक है, प्रतीक है। शायद इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आज दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, जैसा मैंने आपसे कहा कि 6,500-7 हजार भाषाएं, कितनी तरह का वैविध्य ज्ञान विज्ञान का हमारे आसपास बिखरा हुआ है। ये दिवस हमारे उसी वैविध्य को समझने, परखने और आगे प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक अवसर देते हैं। इस उद्देश्य से आज ये आयोजन कम्युनिकेशन टुडे की ओर से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्थानों के 3 प्रमुख विशेषज्ञ हैं। जैसा मैंने आपसे बताया, प्रोफेसर गुलाम रहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मृणाल चटर्जी जो भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल के क्षेत्रीय निदेशक हैं, जो स्वयं कई बार जब बात आती है वो कहता हूँ भाषाओं का, हिंदी धारा प्रवाह बोलते हैं, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं, उड़िया तो उनकी अपनी मातृभाषा है, बंगला, कितनी भाषाओं के वो विशेषज्ञ हैं और सारी भाषाओं में सतत लिख रहे हैं, साहित्य सृजन के काम में लगे हुए हैं। और एक युवा शोधार्थी हमारे साथ हैं, नंदिनी सिन्हा, वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में मीडिया की शोधार्थी हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं नंदिनी सिन्हा के वक्तव्य से। नंदिनी जी ने करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से पत्रकारिता, जनसंचार और वीडियो निर्माण में अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार में पीजी डिप्लोमा की परीक्षा पास की और उसके बाद नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और अब महाराष्ट्र वर्धा केंद्रीय विश्वविद्यालय से वो शोध कार्य कर रही है। तो देखिए, विविधता तो हम इनके इस परिचय में ही देखते हैं। जमशेदपुर, अलीगढ़, वर्धा और नालंदा, 4 अलग अलग देश के जो केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों से जो आपका जुड़ाव है, तो निश्चय ही विभिन्न भाषाई संस्कृतियों से आपने सीधा संवाद एक तरह से किया है। उसके बाद देश के अनेक प्रमुख पत्रिकाओं के साथ आपका जुड़ाव रहा, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में और एक कॉपीराइटर और अलग अलग कैपेसिटी में, जिनमें प्रमुख है दैनिक जागरण समूह का
आई नेक्स्ट अखबार जिसके संवाददाता के रूप में उन्होंने काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ जैसे अखबारों में कंटेंट राइटिंग की, और इसके अलावा दैनिक जागरण, लोकमत समाचार, जन संदेश टाइम्स और दैनिक पूर्वोदय में समसामयिक विषयों पर आप लगातार लिखती रहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ भी आपका सक्रिय जुड़ाव अपने विद्यार्थी जीवन से ही रहा। आपका जो विषय है पीएचडी का वो बड़ा रोचक है। आज के इस वेबिनार में बुलाने के पीछे डॉक्टर कृपा शंकर जी चौबे, जो हमारे इस आयोजन में उपस्थित हैं, हमारे आत्मीय मित्र हैं, जब उन्होंने इस आयोजन की मुझे प्रेरणा दी करने की, तब उन्होंने मुझे नंदिनी सिन्हा का नाम सुझाया, जिन्होंने बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था 1971 का, उस मुक्ति संग्राम के समय में एशियाई और गैर एशियाई प्रिंट मीडिया का क्या दृष्टिकोण रहा, ये इनका जो पीएचडी का विषय है जिस पर उन्होंने काफी काम किया है। तो देखिए, हिंदी भाषी होने के बावजूद उन्होंने किस तरह से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अध्ययन करते हुए और उन समाचार पत्रों की, बांग्ला भाषी पत्रों की और जो अन्य भाषाओं के अखबार हैं, उनकी उस दृष्टि को समझने का प्रयास किया। जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशन और अन्य तकनीक के माध्यम से। ये जो जिजीविषा हमारे आज के युवा विद्यार्थियों में है, तो मुझे लगा कि मातृभाषा दिवस के ऊपर इस प्रकार के उत्साही विद्यार्थियों के साथ संवाद करना, उनकी बात को सुनना, ये भी अपने आप में एक रोचक अनुभव होगा। तो आइए मैं अनुरोध करता हूं नंदिनी सिन्हा से कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नंदिनी सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी खूबसूरती से मेरा जो परिचय दिया है, तो एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रोफेसर संजीव भनावत सर, प्रोफेसर गुलाम रहमान सर, प्रोफेसर मृणाल चटर्जी सर और कम्युनिकेशन टुडे की पूरी टीम और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में इस आयोजन से जुड़े हैं और इससे जुड़ी बातें ही यहाँ की जाएंगी, इस विषय पर अपना वक्तव्य रखते हुए मुझे दोहरी खुशी हो रही है। इसकी वजह अभी संजीव सर ने बता ही दी है, क्योंकि इस आयोजन का जो विषय है वो मेरे शोध विषय से जुड़ा हुआ है। तो बिना विलंब किए मैं उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको बताते हुए शुरुआत करना चाहती हूँ। इतिहास में प्रेम और देश के लिए कुर्बानी देने के कई उदाहरण मिलते हैं, कई कहानियां हैं हमारे इतिहास में, किंतु मातृभाषा के लिए जान देने की पहली घटना तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हुई थी। बांग्ला भाषा के मान की रक्षा के लिए ढाका में 21 फरवरी 1952 को 4 लोग शहीद हुए थे। ये सरकारी आंकड़ा था। उसके बाद विश्व भर में मातृभाषा प्रेमी, खासकर बांग्ला भाषी, इस दिवस को भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और भाषा शहीदों का स्मरण करते हैं। पाकिस्तान का जब गठन हुआ था तो देश के राजकाज में पूर्वी पाकिस्तान की नहीं चलती थी, एकदम ना के बराबर। इसलिए वहां के बाशिंदों में स्वाभाविक नाराजगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पे लगातार टकराहट होते रहती थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने तब यानी 1948 में जब घोषणा कर दी कि देश की राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, तो पहले से ही नाराज चल रहे पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषियों का आक्रोश एकदम से उबल पड़ा था। ये जो स्थिति थी वो अब असामान्य हो रही थी। पूर्वी बंगाल में बांग्ला को राजभाषा बनाने की मांग को लेकर आंदोलन एकदम छिड़ गया। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रभाषा संग्राम परिषद का गठन कर 11 मार्च 1948 को बांग्ला राष्ट्रभाषा दिवस मनाने का ऐलान किया। आप देखिए कि कैसे राष्ट्रभाषा के लिए छात्रों का जो ये था लगाव था, जो जुड़ाव था, वो इस घटनाक्रम में देखने को मिलता है। उस ऐलान के अनुरूप सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। कितना अमानवीय व्यवहार है। अगर हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं, उसकी मांग करते हैं, तो पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने लगती है। ये कितना अमानवीय है। इससे भाषा आंदोलन दबने के बजाय और तेज हुआ, और इतना तेज हुआ कि ये घटना सिर्फ उस दिन के लिए नहीं थी, इसने इतिहास एक बनाया और भविष्य में आगे चलते हुए इसकी परिणति भी अलग ही दिखाई देती है। 3 वर्ष बीतते न बीतते वह संघर्ष बृहद राजनीतिक आंदोलन था। 21 फरवरी 1952 को ढाका में कानून सभा की बैठक होनी थी।
उस सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को ज्ञापन देने का फैसला भाषा आंदोलनकारियों ने किया था। ये देखिए, ये कितने सहज तरीके से अपनी बात रखने के लिए वो प्रतिनिधियों के पास अपने ज्ञापन को सौंपना चाहते थे। धारा 144 लगा दी गई ताकि उन्हें रोका जा सके, वो अपनी बात को वहां तक ना रख सके जहां एकदम सही जगह पे उनकी बात को रखी जाए और उन्हें न्याय मिले, लेकिन धारा 144 लगाकर उन्हें रोक दिया गया। तब भाषा आंदोलनकारियों ने 10-10 के समूह में कानून सभा की बैठक के स्थल पर जाने का फैसला किया। यह भी व्यवस्थित एक तरीका था। आंदोलनकारियों ने जैसे ही ढाका विश्वविद्यालय से निकलकर राजपथ पर आना प्रारंभ किया, तब पुलिस वाहिनी ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास पावर है, बल है, आप प्रयोग कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। लेकिन जो निहत्थे हैं वो तो सिर्फ अपनी मांग कर रहे थे। फिर भी भाषा आंदोलनकारी आगे बढ़ते रहे, वो रुके नहीं, लेकिन पुलिस जो है बल प्रयोग जारी रखे रही। ढाका विश्वविद्यालय और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रांगण था, वो देखते ही देखते लड़ाई के मैदान में तब्दील हो गया। अब देखिए कि एक मंजर जो है वो कितना आक्रामक हो चला था। जनता आंदोलनकारियों के साथ तनकर खड़ी हो गई। जनता ने भी साथ दिया कि नहीं, ये आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल, ये हमारी मातृभाषा का सवाल है। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। अधिकृत तौर पर तो कहा गया कि 4 लोग, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि 4 लोग मारे गए, किंतु सत्य अभी तक नहीं पता है। तथ्य अभी तक सही आंकड़ा नहीं मिल सका, क्योंकि घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड तक छोटा पड़ गया था। इस घटना का बहुत ही गहरा प्रभाव, जो असर है, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हुआ। बांग्लादेश के लेखक, जो बहुत ही मशहूर लेखक हैं, महबूब उल आलम चौधरी ने इस घटना पर एक कविता लिखी थी, जो हिंदी में मैं बता रही हूँ। रोने नहीं आया हूँ, फांसी की मांग लेकर आया हूँ। मेरा जीवन जो है वो समर्पित है, आप मुझे फांसी दे दो, मैं रो नहीं रहा हूँ। जो मेरा जायज हक है, जो मेरी मातृभाषा का जो हक है, वो मुझे दो, मैं उसी की मांग लेकर आया हूँ। जो फायरिंग की घटना से कानून सभा की बैठक थी, उसमें जो सदस्य शामिल हुए थे वो उठकर चले गए। अंततः जो बैठक थी उसे स्थगित करनी पड़ी। और जो फायरिंग हुई थी उसकी वजह से पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल चुका था। विरोधी कांग्रेस सदस्य ही नहीं, मुस्लिम लीग के सदस्य भी उस घटना की निंदा के लिए विवश हो चुके थे। ढाका मेडिकल कॉलेज के उस प्रांगण में लोगों का तांता लग गया, जहां लोग भाषा शहीद हुए थे। शहादत स्थल पर जमा लोगों ने देखा कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, जो इतना अमानवीय है। वहां लोगों का जुटान शुरू हो गया, बस देखने के लिए कि कैसे लोगों के साथ इस तरह से क्रूरतम व्यवहार किया गया है। जब वहां पे रातों रात एक शहीद मीनार बनाई गई, भारी संख्या में हर भाषा, संप्रदाय, धर्म के लोगों के जुटने की एक शक्ति बन गई। शोक ने बांग्ला भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए शक्ति जुटाने का काम किया था। पुलिस फायरिंग की घटना के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोग हर वर्ष 21 फरवरी को भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाने लगे। 21 फरवरी हर बांग्ला भाषी के जीवन में संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक बन गया है और स्रोत भी बन गया है। वो आज भी अपने जीवन, अपनी कहानी, अपने अनुभव से इसे निकाल नहीं सकते, वो इससे परे नहीं है। भाषा से संस्कृति और संस्कृति से स्वायत्तता और स्वायत्तता से स्वाधीनता की मांग उठी। इस तरह जो पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का रूप लिया और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ 1971। जी, इसने पूरे भौगोलिक इतिहास को ही बदल कर रख दिया। बांग्लादेश के भाषा शहीद दिवस को 90 के दशक में, जैसा कि अभी संजीव सर भी बता रहे थे, यूनेस्को ने कुछ साल पहले और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता दी। मातृभाषा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलने का महत्व इस बात में है कि पूरी दुनिया इस दिवस से प्रेरणाएं ले रही हैं। और देखिए, ये प्रेरणा भारत ने भी ली है। इसका एक और उदाहरण मैं दूंगी। भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षा का प्रावधान किया है। जाहिर है कि उससे मातृभाषा को अपने समाज में पुनः प्रतिष्ठित करने में बहुत मदद मिलेगी। भाषा की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें कई ऐसे हमारे जो इतिहास के महापुरुष हैं उनकी याद आती है, जिन्होंने भाषा की लड़ाई लड़ी है। भाषा की जब हम बात करें, मुझे इस वक्त गांधी जी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था भाषाएं हमारी माताएं हैं। भाषा से प्रेम करना अपनी माँ से प्रेम करने जैसा है। क्या आपको नहीं लगता कि जब भाषाएं हमारी माताएं हैं तो माताओं में भेद कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी भावना उससे नहीं जुड़ी होती है?
इस बात को बहुत कम ही समझा जाता है, महसूसा जाता है। भाषा का प्रश्न जब गांधी जी के लिए स्वराज से जुड़ा हुआ था, उनके अनुसार स्वराज उसी देश में कायम होगा जिसमें उसकी अपनी भाषा को हृदय से राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। वे कहते हैं कि हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में उस हिंदी को प्रस्तावित किया जिसे देश की जनता जानती है, समझती है और स्वीकार करती है। जिसे देश की जनता जानती है, समझती है और स्वीकार करती है। अखिल भारत के जो परस्पर व्यवहार की हम बात करें तो ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता और समझता है, क्योंकि उसकी पहुंच, उसका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हिंदी को हम एक ब्रिज भाषा, जो ब्रिज का काम करती है, ब्रिज लैंग्वेज के रूप में भी देख सकते हैं। तथा राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी का काम में लाना, मतलब काम में हिंदी का होना देश की शीघ्र उन्नति के लिए बेहद आवश्यक है। गांधी जी भारत के स्वराज के लिए स्कूल में हिंदी और संस्कृत को पढ़ाने का बहुत महत्व देते थे। वे कहते हैं कि संस्कृत इस देश के हर बच्चे को स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही हिंदी को देश के हृदय की भाषा भी बताते हैं। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रभाषा देश के हृदय की भाषा है। जब राष्ट्रभाषा देश की हृदय की भाषा है तो वो कहते हैं कि हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। निश्चय ही राष्ट्रभाषा ही गांधी जी की दृष्टि में कोई ऐसा पद नहीं है जिस तक कोई भाषा अन्य भाषाओं को अपदस्थ करके पहुंचे। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी की वजह से कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा नीचा दिखे, कमतर करके आंका जाए। नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह वे इस देश की बहुभाषिक स्थिति और स्वयं हिंदी का बहुभाषिक स्वरूप दृष्टि में रखकर करते हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी में भेद नहीं है और ना ही हिंदी को हिंदी प्रदेश की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के द्वंद में ही रखा जाता है। फिर भी मैं कहूंगी हिंदी में ही बहुत बड़ा भेद है। अभी मैं कुछ उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी में जो भेद दिखता है, जैसे कलकतिया हिंदी है वो भोपाली हिंदी से अलग है, वैसे ही मुंबईया हिंदी कलकतिया हिंदी से अलग है, भोपाली हिंदी अन्य हिंदी से अलग है, दक्षिणी हिंदी का मिजाज भी अलग है, यूपी की हिंदी बिहार की हिंदी से अलग है। कहीं अ का इस्तेमाल होता है ओ की जगह, कहीं र का इस्तेमाल होता है ड़ की जगह। तो ये जब होता है तो भेद बनते हैं। मैंने खुद महसूस किया है। एक शिक्षक हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और उनका एक्सेंट थोड़ा अलग है। हिंदी वो भी बोलते हैं लेकिन कक्षा में उनका मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह का व्यवहार उन्हें तकलीफ तो पहुंचा ही रही है, लेकिन वो क्या उनका संप्रेषण कम हो जाता है? क्या उनका संचार कम हो जाता है? नहीं, भाषा की अभिव्यक्ति तो वो कायम है। मैं देखती हूँ कि अगर बिहार से कोई मेरा मित्र आ रहा है, वो र को ड़ जब कहता है, स को श को स कह देता है, तो उसका तुरंत मजाक उड़ा दिया जाता है। बहुत आसान है ना मजाक उड़ा देना। इससे उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि भाषाएं तो हमारी माताएं हैं, तो ये ठेस पहुंचाना ये कहाँ से आ जाता है? कई लोग होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो अलग एक्सेंट में बोलते हैं। गुजरात में अलग ओ का उच्चारण है। मैं खुद झारखंड से हूँ, वहां पे भी अलग उच्चारण किया जाता है। हिंदी तो सब बोलते हैं लेकिन सबकी हिंदी में एक भेद है। तो मेरा बस ये कहना है कि अंतर को पाटने के बजाय, मजाक बनाने के बजाय और बेइज्जत करने के बजाय भाषा का सम्मान करें, लोगों को शिक्षित करें। अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है कि कोई गलत बोल रहा है तो उसको शिक्षित करें, प्रोत्साहन दें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अंतर को नहीं पाटिए। किसी एक भाषा को सम्मान देकर समाज की तरक्की को हम क्यों रोक रहे हैं? दरअसल हम उसके ऑर्गेनिक डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। भारतेंदु ने कहा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। उस कविता में आज के इस वेबिनार का जो मूल आधार है ना, वो अंतर्निहित है। भारतेंदु जिस प्रकार कहते हैं कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है और अपनी भाषा की उन्नति ही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। यही बात रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं। रविन्द्रनाथ की जो काव्य पंक्ति है उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगी। बांग्ला भाषा बांगलीर आशा। इस पंक्ति को बांग्ला दैनिक आनंद बाजार पत्रिका ने अपना ध्येय वाक्य बनाया है। बांग्ला भाषा बांगलीर आशा, यानी कोई भाषा ही उस भाषिक समाज की आशा होती है। यही बात अगर मैं आगे की करूं तो उन्होंने 1965 में दिनमान निकाला था और उसका ध्येय वाक्य भी यही दिया था, राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान।
हमारे इतिहास में तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया अपने वक्तव्य में, उसको शामिल किया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हम कहाँ सही जा रहे हैं, इससे हमें सीख मिलती है। लेकिन हम आज की बात करें, क्योंकि ये जो चर्चा है ना, आज की बात किए बिना अधूरी रह जाएगी। हम आज की बात करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें एक नई दृष्टि देती हैं। उस पर चिंता करने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये हमें सिखा रही हैं। उन घटनाओं को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर मत लीजिए। इसका जिक्र मैं आगे बताऊंगी, आप मेरे बात से सहमत हो भी सकते हैं, क्योंकि इन घटनाओं को मनोरंजन के तौर पर कतई न लीजिए, हमें उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। ऐसी ही कुछ घटनाओं और उदाहरण का मैं अब जिक्र करने जा रही हूँ। आपके बीच में एक पंक्ति कहूंगी, जो मेरी पंक्ति नहीं है, किसी और की है, जिसके जरिए मातृभाषा से जुड़ी भावनाओं को एक बार समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वो पंक्ति है, रउरा सब लोगन के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करतानी जा। इंडिगो की पटना से दिल्ली की फ्लाइट में पायलट सिद्धार्थ कुमार ने अंग्रेजी के बजाय भोजपुरी में बोलना शुरू किया, और ये पंक्ति उन्हीं की है। भोजपुरी में हो रहे इस अनाउंसमेंट को लोगों ने सर आंखों पे रखा, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर का जो महीना था, उस वक्त छठ और दीपावली का जो त्योहार था, वो कैसे बिहार के रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनके मनोभाव को जोड़ता है, वो दिखाता है। और पायलट सिद्धार्थ कुमार ने अपने संप्रेषण में इसी की अभिव्यक्ति की, अपनी मातृभाषा में। देखते देखते वहां की एक यात्री ने इस अनाउंसमेंट के दौरान इस वीडियो को बनाया और वायरल हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि कई अंग्रेजी ब्रॉडशीट अखबारों ने इसे प्लेस किया, उसी एक्सेंट में, उसी तरीके से जिस तरह से पायलट सिद्धार्थ कुमार ने इसे अनाउंसमेंट के जरिए कहा था। एक और उदाहरण दूंगी, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम कौन नहीं जानता, हर कोई जान रहा है। इतनी तेजी से वायरल हुआ, अगर आप फोन सुबह उठते हैं और फोन को स्वाइप अप करते हैं तो कच्चा बादाम दूसरे, तीसरे या पहले नंबर पर आ ही जाता है। वो ट्रेंड भी करने लगा। भुवन बाद्याकर, जो मूंगफली बेचने वाला विक्रेता है, उसने इस गाने को वर्षों पहले लिखा। वो इस गाने को गाता है, मूंगफली बेचता है, और अपनी मातृभाषा में ही गाता है, उसी टोन में गाता है, उसी लय में गाता है, और एकदम से तल्लीन होकर उस गाने को गाता है। लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। किसी खरीदार ने इसकी वीडियो बनाए और उसको वायरल कर दिया। वो वायरल हो गया, ट्रेंडिंग करने लगा। आप सोचिए कि मातृभाषा की कितनी बड़ी शक्ति है कि 50 लाख लोगों ने इसे बहुत जल्दी देख लिया। अभी मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमारे आभासी मंच पर इस वक्त कई श्रोताएं जुड़े हैं, उनमें से कईयों ने रील्स भी बनाए होंगे, इस पर लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। तो भुवन बाद्याकर का जो ये गाना है, वो एक प्रेरणा देता है, एक शिक्षा हमें दे रहा है कि कैसे मातृभाषा हमें सशक्त भी कर सकती है। हालांकि इसका एक आर्थिक पहलू भी होना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगी, लेकिन चर्चा की जरूरत है। समाज को, सरकार को नीति में इसको लाने की बहुत जरूरत है। भुवन की तरह एक अमृत बेचने वाले का भी गाना इसी तरह तेजी से वायरल हुआ है। अगर हम बात करें तो डॉक्टर सागर, जिन्होंने लिखा था बिहार में काबा, उसके आप देखिए कि कई वर्जन अब निकल गए। नेहा सिंह राठौर जो गायिका है, वो गा रही हैं बिहार में। चुनावी दंगल में इस गाने को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैथिली ठाकुर भी गा रही हैं। मैथिली ठाकुर ने तो अपनी मैथिली भाषा को क्षेत्रीय स्तर से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, मुकाम दिलाया। इसी तरह चंदन तिवारी ने भी मगही, भोजपुरी, मैथिली, नागपुरी, अवधी और हिंदी में गायन का बेहतरीन काम किया है, उसकी एक ख्याति दी है। हम बात करें तो एक छत्तीसगढ़ का बच्चा सहदेव बिरदो, एक छोटा सा बच्चा, जब वो बचपन का प्यार नहीं, बचपन का प्यार गाता है तो लोगों की जुबान पे बचपन ना जाकर बचपन ही चढ़ जाता है, और वो बचपन का प्यार हर लोगों को पसंद आता है, उसे सराहना मिलती है, और इस तरह से वो ट्रेंडिंग करने लगता है, उसकी एक पहचान बन जाती है। तो ये जो तमाम उदाहरण मैं दे रही थी और इतिहास की बात कर रही थी, इसका बस मैं एक ही पहलू कहना चाहूंगी, एक संदेश यही देना चाहूंगी कि जो कहते हैं कि मातृभाषा खुद में सीमित कर देती है, इन्हें देखने की जरूरत है। जंजीरों में से खुद को खोलिए। कौन कहता है कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ अंग्रेजी में ही पैदा होगा? नहीं, मातृभाषा की शक्ति को पहचानिए, उसे अपनाइए और उसके साथ विकास करिए, लोगों को सम्मान दीजिए। मातृभाषा के साथ, जो मातृभाषा में लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद नंदिनी। आपने संस्कृति, भाषा से संस्कृति और संस्कृति से स्वायत्तता की उन संदर्भों का उल्लेख करते हुए बांग्लादेश में भाषा आंदोलन की उस पृष्ठभूमि की व्यापक चर्चा की।
भाषा के लिए शहीद होने वाले उन युवाओं को आज याद किया और किस तरह से हम अपनी मातृभाषा में अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकने में सक्षम हो सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए। मुझे लगता है ये आपने बहुत महत्वपूर्ण इस एक तरह से, चूंकि आप युवा हैं तो एक युवा वर्ग की जो आवाज है उसका प्रतिनिधि के रूप में आपने अपनी बात की। आपका हार्दिक आभार। और अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को। जैसा मैंने कहा, बहुभाषाविद है, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं में नियमित रूप से कई वर्षों से आप लिख रहे हैं। इस समय भारतीय जनसंचार संस्थान में, जो उसका ढेंकानाल क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ के निदेशक के रूप में आप पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे के साथ आपका बहुत दीर्घ जुड़ाव रहा है और नियमित रूप से आप उसमें अपना लेखकीय योगदान दे रहे हैं। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी के व्यक्तित्व के यूं तो कई पक्ष हैं। विज्ञान संबंधी विषयों पर नियमित रूप से लिख रहे हैं। स्थानीय टीवी चैनलों पर उनके रेगुलर शोज इस विषय पर केंद्रित हैं। लेकिन इसके अलावा भी विकास पत्रकारिता, फिल्म, कार्टून, स्वास्थ्य आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें इनकी अभिरुचि रही है और इन विषयों पर इन्होंने बहुत सारे मोनोग्राफ तैयार किए हैं। इन विषयों पर उन्होंने अपना शोध कार्य किया है। शिक्षण में आने से पूर्व वे एक उड़िया समाचार पत्र के उत्तर उड़ीसा संस्करण के संपादक भी रहे और नियमित रूप से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप कॉलम भी लिख रहे हैं। एक शोधार्थी के रूप में भी आपकी अनेक उपलब्धियां हैं। के बिरला फाउंडेशन की जो प्रतिष्ठित फेलोशिप है, उस पर आपने एक फेलोशिप आपको मिली थी और उस पर भी आपने विशेष काम किया, विशेषकर विज्ञान और पर्यावरण विषयों को लेकर के। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली, इसकी फेलोशिप के तहत भी आपने काम किया और अब तक अनेक पुस्तकें आप लिख चुके हैं मीडिया पर केंद्रित विषयों पर और साहित्य की अनेक विधाओं पर। उपन्यास विशेष इनकी प्रिय विधा है, उस पर आपने करीब 1 दर्जन के आसपास आपकी कृतियां हैं जो अनेक भाषाओं में अनुदित भी हो चुकी हैं। और साइंस बेस्ड फिक्शन, साइंस पर आधारित आपकी जो कृतियां हैं वे भी विशेष लोकप्रिय रही हैं। लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज लिखने में भी आपकी रुचि रही है। तो प्रोफेसर मृणाल चटर्जी का भाषा को लेकर के जो व्यापक अनुभव है, तो भाषा को लेकर के आप क्या सोचते हैं आज के दिन? आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को। धन्यवाद। भाषा के लिए जिन्होंने जान दे दी उनको नमन करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं। करीबन 20 मिनट बोलने की इरादा है। And I'll be speaking on language, identity, culture, and challenges of changing time. Let's begin with a couple of questions. One question is, where did language come from? ये आया कहाँ से? What is the origin of all languages? And what was the first human language? Answer to all these three questions is basically we do not know. अभी तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, लिंग्विस्ट्स इसकी ठोस जो आंसर है वो खोज के नहीं निकाल पाए। It is believed that language started around 1,500,000 years ago. 1.5 लाख साल पहले ये लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी। क्यों? To meet humans communicational needs. इस पे भी दो रहा है कि whether it was absolutely to fulfill communication needs or there are some other aspects to it or not. There are two theories on that. But anyways, language के बारे में एक theory तो ये है कि origin of all languages was the same and they slowly evolved and made through different entities, just like animals did. जितेंद्र, एक स्लाइड पीछे जाइए आप। नेक्स्ट स्लाइड, there's a नेक्स्ट। हाँ, ये एक लैंग्वेज फैमिली की फोटो है, आप देख सकते हो।
फ्रॉम इंडो यूरोपियन वो ब्रांच आउट करके कहां लैंग्वेजेस की विस्तार हुई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफ वी लुक एट द टाइमलाइन, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं सारी वो इंडो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली के हैं। वो करीबन 5000 से 7000 साल पहले आप मान लो आया था और इसकी विकास हुआ था। ये है लैंग्वेज की विकास के और अगर देखें। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन would be, how did language evolve? There are two theories, as I told you. One is evolutionary adaptation. Evolution के हिसाब से जैसे प्राणी, they adapted to the situation and changes happened, right? So many theorists say कि language की ऐसे ही उद्भव हुआ, धीरे धीरे वो change होता गया. And there is a second set of theories which say कि social interaction also played an important role in evolving of language. तो इस दोनों थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए लैंग्वेज की इवॉल्व हुआ था लैंग्वेज आज की तारीख तक। Presently we have about 6,500 languages across the country. Many languages are there which are developed there. Developed as in they have written script and all. There are many languages which do not have script, which do not have written text and knowledge base, written knowledge base in that language. इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से बड़ा है या छोटा है, ये बड़ी छोटी की बात बिल्कुल नहीं है। बात है एक लैंग्वेज में आप नॉलेज बेस जो है एंड रिट्रीवेबल नॉलेज बेस, इजीली रिट्रीवेबल नॉलेज बेस कितना है एंड ये लैंग्वेज यूज कितने लोग करते हैं इसके ऊपर। नाउ बिफोर आई गो इनटू दैट and before I go into this aspect of 1 to 5 languages gaining more ground worldwide, like say for example English, like say for example Spanish, French, these are the languages which are spoken across the world in different countries. There are historical, political reasons for that, and we'll come to that later. Now, let's talk about language and identity. Before I go into that, let me speak about language and identity. What is identity? Identity is defined as how a person understands his or her relationship to the world, how that relationship is structured across time and space, and how the person understands possibilities for the future. Now, what is language's relationship with identity? Languages symbolizes identities and are used to signal identities by those who speak them. Right? This is one construct of our identity. People in east of India, factor north of India also, they look alike. Bengalis and Udiyas, they look alike, right? But how do you know one is a Bengali and one is an Udiya? Or for that matter, Marathi or Gujarati? Language. So language is one part of identity. Now identity, it's not the whole of his identity. It's a part of his identity and an important part. Now, after maybe discussing identity, we should move naturally towards culture. ये concepts के बारे में मैं थोड़ा विस्तार में इसलिए बता रहा हूं कि ये अगर clarity आ जाए हम में, तो it will be easy to move on. Now, culture is part and parcel of all what we do. Is the quintessence of what we are, individually and collectively. All that we are and all that we can and might become, that's culture. Culture is the way of life of a group of people.
social life happens to be structured in a particular way. Identity means knowing who you are. That's the difference. Culture and identity are frequently linked. वो समानार्थक हिसाब से बहुत बार यूज होते हैं, but there is a difference. In fact, there are differences which we need to keep in our mind. They are not exactly the same concept. Now, what has been the changing role of language? It has been seen that language is much more than external expression and communication of internal thoughts formulated independently of their verbalization. एक काम की बात तो है लैंग्वेज में, उसके अलावा भी बहुत कुछ है. अब हम उस अलावा के आसपास आते हैं, जिसके साथ जुड़ा होता है अपनी अस्मिता की प्रश्न, अपनी प्राइड की प्रश्न, अपनी और बहुत सारे चीजों जुड़ी होती हैं. ये सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही नहीं है. If language would have been just expression on the communication of internal thoughts, right? So it could be done in any which language, right? उसके साथ झगड़ा नहीं होता, उसके साथ इतनी passionate मोहब्बत नहीं होता. It has something else also. Now, language, no less than other aspects of human behavior, has also been subject to purposive interference. लैंग्वेज को एक शक्ति की तरह यूज किया गया है, लैंग्वेज को प्रभावित करने के लिए यूज किया गया है, लैंग्वेज को एक बेटर लाइफ के टिकट की तरह भी यूज किया गया है एंड यूज किया जा रहा है. As human civilization grew, the influence of language also grew. One language probably was used more than other language. It happened from ancient times. And if I may give you some examples, in Western Europe, during the Middle Ages, Latin continued as the international language of educated people, and Latin was second language taught in schools. Later, the cultural, diplomatic, and military reputation of France made French the language of European diplomacy. This use of French as the language of international relations persisted until 20th century. At important conferences among representatives of different nations, it's usually agreed which languages shall be officially recognized for registering the decisions, etc. So French continued to be the dominant language to which people used to look up to till 20th century. After World War, the dominant use of English in science and technology and in international commerce led to the recognition of that language as the major international language in the world of practical affairs. And more countries making English the first foreign language to be taught, and thus producing a vast expansion of English language teaching programs all over the world. Something like this happened in India too. Officially, the language, in कामकाज की दरबार की भाषा फारसी for a very long time. Because the Darbari language was Farsi, people used to learn Farsi so that they can work in the Darbar. It will help them, right? And therefore, please appreciate, even before Hindi newspaper was published, there used to be Farsi newspapers. People in high positions, aristocratic families, they used to learn Farsi.
what happened to Farsi in India happened to French in entire Europe. It became kind of a language of elite. It had a halo. It carried with it a halo. The same thing happened with English post World War II, Second World War. Now it became large. It became the language of a large, not only a large population, but also it became the language of science and technology. It became the language of trade and commerce, official, because England, Britain was the dominant colonial force at that point of time. So people learned English so that they can get some advantage, right? I have an interesting picture. Jitendra, next slide, please. Next slide, please, Jitendra. See, the English language across the world during Second World War. ये जो लाल में जितने आप देख रहे हो ना, ये सारे में इंग्लिश फैल गया. यहां से देखो आप, हांगकांग, चाइना, पापुआ न्यू गायना से ये बर्मुडा, ये सारे तक, है ना? What is the scene like 75 years later? मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा था. 75 years. Now English is as close to a common language as there has ever been. Worldwide 1.5 billion speakers. Mandarin की ज्यादा speakers हैं, but it's because China has a great big population. स्पेन बहुत जगह में बोली जाती है Spanish in European and some African countries, right? Now in English, the interesting part is the non-native speakers usually outnumber native speakers. उनके native speaker की संख्या देखिए और non-native speaker की संख्या देखिए. Even in India देखिए. In India, अगर आप census data देख लो, बड़ा interesting चीज है वहां. Speakers who consider English as their first language is minuscule. But when you factor in who consider second and third language as well, the number is phenomenal. It means that people are taking to English, especially middle class, upper middle class तो है ही है, middle class and lower middle class also. Why? Because this English has become an aspirational language. People think that if they know English, they will get more advantage, right? उनकी शायद तनख्वाह बढ़ जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा सुविधा हो जाए, वो स्मार्ट कहलाए, एक अपवर्ड मोबिलिटी. इसलिए हरियाणा में लास्ट, अगर आप देखोगे, देयर आर स्टडीज, English language speaking schools are increasing. There is an interesting book called The Rise of English, Global Politics and the Power of Language by Rosemary Salomon. This book outlines how it happened and what has been its consequences and at which cost it happened. It created a global kind of citizenry, yes. It helped science and technology, growth of science and technology across several countries, yes. But it also created a new cultural and class trends across the world. It also happened, and it also had created this. उसकी फलस्वरूप क्या हुआ? उसकी फलस्वरूप ये हुआ, नेक्स्ट जितेंद्र, उसकी फलस्वरूप ये हुआ, in India it became a vehicle of upward mobility. It created a sharp class division. It also provided opportunity for edu business people to exploit the English mania. ये दोनों जो फिल्म की पोस्टर हमने लगाया है, इस दोनों फिल्म में आप देखोगे अंग्रेजी सीखने की बड़ी तमन्ना, बड़ी चाहत, वो बड़े जितने मशक्कत करके वो अंग्रेजी सीखते हैं. क्यों?
हिंदी मीडियम देखिए, जान जाएंगे। आई हैव a very interesting video, humorous also. Maybe Jitendra, can you play that video, please? छोटो वीडियो प्ले करो। नटूरे फुटूरे नटूरे फुटू DANGER OUS डंगर्स G O G L E गुलू गुलू। कौन है ये लोग? That's it. ठीक है जी। कहाँ से आते हैं? Jitendra, stop it. बस। So meanwhile, what happened? Let's see what happened across the continent. Meanwhile, what happened in Anglophone countries, where the mono language culture is there is a greater understanding of the cognitive and emotional benefits of speaking more than one tongue and the need for greater inclusion. जहां सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती थी या तो फिर जहां फिर एक ही भाषा बोली जाती थी, वहां ये रियलाइजेशन आया कि this mono language is not good, right? Maybe we should have a multilingual ecosphere. Even in US, for instance, they tried to overcome this monolingual mindset and focus on dual language learning over the last 2 decades. If you look at their primary education ecosphere, you will see this. India, fortunately, after independence, adopted this 3-language formula. MOE recommended in 1966. What's the 3-language formula? Basically, there will be mother tongue or regional language. इसमें एक चीज भी है जिसके जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा because it requires more time and understanding. What is mother language? मेरी माँ जो भाषा बोलती है वही मेरी मदर लैंग्वेज है। आजकल जितनी शादियां इधर उधर होती हैं, मानो कि एक तमिल लड़की है, शादी किया है पंजाबी, रहते हैं बॉम्बे में, उसकी मदर टंग होगा क्या? बाप कहेगा पंजाबी में बोलो, माँ कहेगी मद्रासी में बोलो, बोलेगा वो मराठी, है क्या मदर टंग? इस बात को लेके भी बहुत डिबेट है। सिंगापुर हैज अ सेपरेट पॉलिसी, इंडिया हैज अ सेपरेट पॉलिसी, different countries have a separate policy regarding what exactly is mother language. I'm not going into that debate. I'll come back to that sometime later. Now, this was the 3-language formula. एक इंडियन लैंग्वेज हो, हिंदी, जिसे राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, बट एक लिंक लैंग्वेज होने की योग्यता इसमें है क्योंकि यहाँ बहुत लोग ये भाषा को बोलते हैं. And then probably English. That was the 3-language formula. Now, next, in NEP 2020, they kept the basic structure intact. What they added is more emphasis on languages, Indian languages. That is the important change that NEP has made. And in this context, this year's theme, mother language theme, is important because this has created challenges. This has created opportunities. This has also created challenges. Opportunities because everybody from whichever language he is will have an opportunity to pursue higher education in his or her language. ये opportunity. Challenge है उसके लिए जो पाठ्य उपकरण, reading materials, learning resources, वो कहाँ से लाएं? वो है challenge. और इस challenge के लिए technology can help, and that is where the theme of this year comes in.
technology. This year's theme of mother language highlights the need and necessity of using technology so that one can get access to the learning resources in any language one desires. अब टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा, मैं और 5 मिनट ही लूंगा आपके. टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा? Technology can help in learning a language. Recently, I am learning Spanish. I learned initially from a teacher. But after the course was over, you need to continue to learn, otherwise you will forget. Now there are apps. The apps will help you to get in touch with that language, to learn new words in that language, etc., etc. So I'm learning through that app. So technology will help you learn a language. Technology will also help you in translation. आज की तारीख में machine translation is possible through AI. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कर रहे हैं. साहित्य में ट्रांसलेशन अभी तक ठीक ठाक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, because literature has several nuances and layers and this and that. But the way AI is developing, in another 5 years, 10 years, this translation probably will be possible. And third is preserving a dying language. हर दूसरी सप्ताह में एक लैंग्वेज मर रहा है. A language is dying in every 2 weeks. Now, with the help of technology, somebody can conserve and preserve a dying language. Consider the use of VR. This is one article published in this Sunday Express, and it talks about 2 persons, one Gayatri Parameswaram and a German national called Felix Geditke, who are trying to conserve Kushunda. Kushunda is a critically endangered language in Nepal. Through their VR films, VR is virtual reality film, and other initiatives, and other initiatives also include developing games using this language, right? So challenges are there, but opportunities, ladies and gentlemen, are limitless. Limitless. At a time, challenges. At a time when aggressive nationalism and ethnocentrism is मैं सबसे बेहतर हूं और कोई माइकल लाल मेरे जैसा है नहीं. बेसिकली बिल्कुल साफ जुमा में यह है ethnocentrism. They are growing across the world. Both these things are growing across the world. Multilingual learning may work as an antidote to this. जब मैं बहुत सारी भाषा जानूंगा, पहचानूंगा, उनकी खूबियां और उनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो मुझे याद आ जाएगी, वो मैं जान पाऊंगा. एक सिमिलरिटीज फटाक से याद आ गया, बता दूं कि स्पेनिश में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सारी चीजें. अब टेंशन जो है, टेंशन का भी लिंग है. और वनावत जी, ये कौन सी लिंग होगा आप तो जान ही गए होंगे. जहां टेंशन है, ला टेंशन, ला इज स्त्रीलिंग, तो टेंशन स्त्रीलिंग है. इसे मैंने कहा और मेरे बीवी आज तक मुझसे बात नहीं कर रही है, 2-4 दिन हो गया. चलिए, तो इट माइट ऑल्सो फॉस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. जब मैं जानूंगा कि हिंदी भाषा के साथ स्पेनिश भाषा की ये समानताएं हैं, तब शायद मैं उनको उतना ही प्रेम करने लगूंगा. तो द मेंटल साइलोज, द biggest problem that humankind has present day is mental silos. अलग अलग कंपार्टमेंट में हम जी रहे हैं, और ये कंपार्टमेंट कुछ हम खुद तैयार कर लेते हैं, कुछ लोग तैयार करके हमें उसके अंदर धकेल देते हैं. But probably multilingualism will help us to break down those silos to create an unified world. I remember a दोहा of कबीर. उन्होंने ये कहा था कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक.
भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। The biggest challenge, ladies and gentlemen, is the next slide. Jitendra. The biggest challenge, ladies and gentlemen, is shall we consider the lota as just a carrier of water, or we will consider lota more valuable, more apna, more necessary than the water? यह हमें डिसाइड करना है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। आपने भाषा, उसकी पहचान, उसके सांस्कृतिक पहलू, उसकी अस्मिता, उसके सामर्थ्य और विभिन्न कालखंडों में जिस तरह से भाषा विशेषकर अंग्रेजी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, नई शिक्षा पद्धति, त्रिभाषा फार्मूला आदि बहुत सारे पक्षों पर अपना एक गंभीर विचार विमर्श सभी के सामने प्रस्तुत किया और पूरा उस भाषा का कई शताब्दियों का परिदृश्य और भाषा की खोज कैसे हुई, उसकी उस समय कौन सी किस तरह की उसके साथ विचार विमर्श चल रहा है, क्या अभिव्यक्ति और संचार की आवश्यकता के लिए भाषा का जन्म होता है या उसकी और भी कारण रहे, बहुत सारे प्रश्न आपने उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद जिस व्यापकता के साथ इस विषय का आपने विवेचन किया। और अब हम सुनेंगे जिनकी बहुत देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रोफेसर गुलाम रहमान। प्रोफेसर रहमान से यूँ मेरा परिचय बहुत पुराना है। 90s के दशक में वो जब जयपुर आए थे, हमारे डिपार्टमेंट में आए थे और उनसे संवाद करने का मुझे मौका मिला और कम्युनिकेशन का एक राइटअप भी हमने उन पर प्रकाशित किया था, आपने उनसे बातचीत की थी। तो प्रोफेसर रहमान का एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और अभी तक उम्र के 7वें दशक में भी वो जितने सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है युवाओं के लिए भी वो एक अनुकरणीय है। उनका एक जो परिचय मुझे मिला है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर गुलाम रहमान सर्व्ड एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश and retired in 2018. Dr. Rahman is now the editor of Ajker Patrika, a national daily of Bangladesh. He also works as an advisor and adjunct professor of Daffodil International University. The government appointed him chairman of the Bangladesh Sanghbad Sansthan, the national news agency of the country. He was the pro vice chancellor of Daffodil University, International University, Dhaka, Bangladesh from 2014 to 15. He was a professor and chairperson in the Department of Mass Communication and Journalism at the University of Dhaka. Professor Rahman did his postdoctoral research as senior Fulbright scholar from USA. He obtained his PhD in journalism and mass communication from Mysore University in 1986. More than 70 of his research papers published in various international national journals. He has edited and published 15 books and manuals at both home and abroad. He was the chairman of the Committee of Drafting Laws of the National Broadcasting Commission in Bangladesh. He is a member of the Bangladesh Censor Board Appeal Committee. He served as one of the promotees of the University of Dhaka. He is editor of DIU, Journal of Humanities and Social Sciences. Dr. Rahman visited more than 35 countries on different academic and professional programs. He is the Bangladesh country representative of AMIC, Asian Media Information and Communication Center, AMIC India. He has served the United Nations International Drug Control Program as the National Media Specialist. He was the Vice President of Commonwealth Association for Educators in Journalism and Mass Communication, Canada. He is also a member of the advisory group for the UNESCO. He is life member of Bangla Academy. He has been awarded Lifetime Achievement Award by the Department of Journalism and Media Studies of Jahangirnagar University in 2018. He participates in television talk shows frequently in various channels. बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर रहमान का स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है कि हिंदी भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग है, हिंदी भाषा की जो समझ है वो आपकी कितनी है, और जो पिछले लगभग 1 घंटे का जो अपना परिसंवाद हुआ है
उसको वो कितना उस परिप्रेक्ष्य में समझ पाए हैं, बट ही इज फ्री टू स्पीक ऑन दिस मदर लैंग्वेज डे. Welcome, sir, and we are anxiously waiting for your speech. Thank you very much, Professor Sanjeev Banwat. Thank you very much. It is my great pleasure to see you once again. And you are leading the team, and you are leading mass communication and journalism education in India. I know so far from your activities in the recent past. And you remember rightly that I visited you long back in the 90s, and your students interviewed me for your communication today. I also wrote for your journal, I remember. This is a great pleasure to talk to you in this occasion. I could follow the deliberations made by Nandini Sinha, a splendid speaker. She spoke very nicely about the language movement, Bangla language movement in then East Bengal and East Pakistan. And she elaborated almost all the events that I wanted to say. But it's nice that she could speak out very correctly the sacrifice of the Bengali people for the mother tongue. I also could recognize Professor Miral Chatterjee, who spoke nicely, eloquently, and he usually speaks like that. Very good, presentation. I could follow. I understand almost all the words of Hindi, but not follow, as you follow, because we are the people in Bangladesh who speak Bengali, and 98% of our population speak the only language Bengali. This is a great national feeling that we have, because most of the people, 98% of the total population speak only one language. You cannot just think of 17 crore people speaking one language. And this is the seventh largest language in the world now, Bangla. So from the historical point of view, if I just echo the voice of Nandini, that when our people came out in the street, chanted slogan for the establishment of to establish Bangla as a language for its administrative and all other purposes. But during that time, the Pakistan regime, they were very strict, and they were very serious to impose Urdu as our country's language of administration and all that. Rashtrabhasha, they said Rashtrabhasha will be Urdu. But the problem is, about more than 56% of population who were stayed in the then East Bengal or East Pakistan, and only about 44% people used to stay in the west side of the country. And Pakistan was such a country, is a unique country where two geographical, two different entity, one in west, one in east, and in between these two regional setup, there was about 1600 kilometer distance were there in between. These two parts. India is there. India was there. So this is very, very something very strange country. Because two different geographical locations under one name, it is very fantastic. But it was very unnatural, unrealistic, and we had to suffer a lot of repression, a lot of exploitation, a lot of colonialistic, all other activities by Pakistanis, and they used to exploit us, and ultimately they wanted to impose Urdu as our Rashtrabhasha. But Urdu was not the real language that was used in Pakistan. The different provinces of Pakistan, the people used Baluch, then Sindh, then Pashtun. So Urdu was not the language of any province of Pakistan even, but they wanted
particularly Muhammad Ali Jinnah, the Governor General, and wanted to impose Urdu as our country language for both East and West Pakistan. And the people in Bangladesh, they raised their voice, and they ultimately, came to the street. They broke the 144 and all other, all other historical things happened. There was firing, there was a lot of struggle by not only by the students, also the people in general. They took part in the movement. And in 1948, when Muhammad Ali Jinnah announced that Urdu will be the only language for the country, and he reiterated the same thing in Dhaka University campus in the Karjan Hall after a few days of that announcement. And again, he spoke over radio the same thing. So the rage and the voice was very strong and of the people, and they opposed the situation. And ultimately, there was firing, and few people died on the spot. And it became a very big issue to establish Bangla as a language of our Rashtrabhasha. But the present day situation is very different, In our all activities we use Bangla, but there are some debacles, there are some barriers to follow Bangla for all the activities. Still, in our code, we find that the judgments are written in the higher court, judgments are written in English, and sometimes they also try to write in Bangla, but everywhere it is not like that. Everywhere it is not, used as Bangla should be. But because of the a lot of international approaches and a lot of significant interference from technological point of view, from some other technical and political situations, the language is sometimes suffering of its own entity. The way we understand, the way we speak, the way we take language for our activities, we find it is okay. But the problem is for higher research, for higher research publications, and for conveying the technical terms and terminologies, it is not that easy. Sometimes it is very difficult to translate them and to make them understand to the commoners when we take the language of the researchers, language of the laboratory or experiments. So those terms and terminologies cannot be translated easily. These are the realities that we find. The technical communication for that matter is sometimes very challenging. And although we find a lot of literature, a lot of scientific publications, and a lot of higher educational materials, they are progressing slowly. As Professor Meenal Chatterjee also spoke about the purposiveness of communication through technical information, and how do we find and see the thing in our country. It is in a way it is easier than many other countries. I know, because we can address an issue very easily across the board, across the country, in a very single message, which is not very easily communicable to any other society or any other country for that matter, because the people can understand only one language, although we have got very different dialects in different regions of the country, and the people in different areas, they use their own dialects for conveying their own ideas and views. But for a standard communication and for books particularly, we use only one language, that is standard Bangla or standard Bengali that we say.
when I can remember, I worked in Papua New Guinea for a few years in the University of Technology, Papua New Guinea University of Technology, as the head of the department and professor of the language and communication studies. So I found there they have got the highest number of languages in the country, although they have got only 65 lakhs of people, but they have got about 700 languages, and I could know that about 200 languages are still living. They use about 200 languages in different parts of the country. And no, in different islands, in different hill side, in one side of the hill or mountain, they use one language, and another side of the hill they use another language. So this type of things are there, and they had this problem of common language, and they could establish a lingua franca that is called Tok Pisin. So that Tok Pisin was the lingua franca, but everybody in Papua New Guinea do not understand the language, although they have got English as their official language, and they follow that official language. So language has got very interesting, characteristics to understand, to follow, and very interesting stories throughout the world. As I was listening to Professor Minal Chatterjee with interest, that he spoke a lot of practical things of language use and behavioral pattern of people. And when we are looking for a common platform of understanding and common platform of exchanging our views and ideas and all that, we find our comfortability or some coziness for using a particular language, and mostly it is being used as English. And English has become the common language for anybody or everybody in the world, but there are countries where they don't follow English as a language of their communication. So the countries like China, Korea, Japan, Russia, or many German or France, they use their own languages. There is no problem at all. But the problem is when we have got too many interest groups with ethnic interest, and also we have got a common interest. So the language policy is a bit difficult, as I know the Indian situation, which was narrated by some of the speakers today, that the real difficult situation to make a policy for the language adaptation and for the preference of language to be spoken and to be taken care of for official language. So, but anyway, the technology is there by which we are creating the situation for our advantages, and for the translation, for the meaningful understanding of language. So a lot of things are going on, but still sometimes it is difficult when we talk from our emotion, when we talk from our heart, not only brain that works for using or sharing of language, but at the same time we understand there is a big gap between communities to communities, or from place to place, or region to region, and there is very extraordinary feeling that we have sometimes, and we belong to that, and we sometimes envy of others. But I think things are getting settled slowly because of the technology. We understand the as we use new technology, we also use language as our tool of communication. So that is the reality, and we become liberal, we become more progressive, and we become very serious in understanding our people, so that we can exchange our views, we can exchange our material, we can exchange our ideas and everything. So sometimes we are successful, sometimes we do not. So the thing is, my point is, when we talk about language, and we understand when in 1999 this 21st February became the International Mother Language Day, recognized by the UNESCO and UN organ,
It was a great recognition to Bangla language for the struggle for the official language to be established, and it became the image of our country, you know. So that was also narrated by Nandini very well. So I think sometimes we forget the barriers, we forget the fringe of our boundary, and we like to make a common citizenship of the world. And the world citizenry is something very special, that we forget our value system and very small, minor values of our parochial values of our culture, parochial values of our language. Sometimes we forget, and we try to understand from the humanitarian point of view. We try to understand people in a greater understanding. But every individual has got the emotional attachment of language for his or her own entity, for his or her own feelings and hereditary, which we can claim for our sustenance, that we received it from our paternal or maternal forefathers. Anyway, the thing is, when artificial intelligence and the same technological advancements, all these things are creating a situation where language has only become a tool for understanding people and to exchange our expertise and our situations. So we may not forget that our own entity should be there, our civilization, our culture should be restored, but at the same time we should have a greater humanitarian approach to take language as a tool for our understanding, and also language should be taken care of for its own way of development, and language should be taken as a very creative feeling of our expression, which cannot be just replaced by others. So I think I like to stop here, because the time is very limited, and if you have got some question and answer, we can participate in that process also. And it is a great occasion that in Bangladesh will be strange to understand that everywhere, in every academic institute, I mean school, college, university, and even the community, in the villages, the people are observing this 21st February as their International Mother Language Day. It is the Shohid Divas. It is the memorial day for the martyrs for the language. So it is a great day, and it has become a culture, a part of our culture in Bangladesh and in Bengali culture, and in throughout the world, in many countries, the day is being observed. It's a great occasion. It's a great observance of the day. So I thank you for initiating this webinar. Thank you very much, Professor Sanjeev, and thank you all who are participating in the process. I'm sorry that I could not speak in Hindi, but at least I could convey my feelings. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अफसर रहमान ने जिस तरह से अपनी पूरी बात को यहाँ रखा, ये बिल्कुल सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिस तरह से ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकृत किया है, ये बांग्ला भाषा की अस्मिता और सम्मान के लिए जो आंदोलन बांग्लादेश की धरती से शुरू हुआ, वस्तुतः उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है वो यूएनओ के माध्यम से किया गया है। और बांग्ला भाषा के प्रति जिन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वस्तुतः उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि है कि आज पूरी दुनिया में, जैसा प्रोफेसर रहमान ने कहा, कि भाषा के साथ हमारा एक भावना का रिश्ता होता है, और ये जो भावनात्मक जुड़ाव है ये हमको अपनी उस पारिवारिक परंपरा से मिलता है, अपने माता पिता के माध्यम से मिलता है। बचपन में जो हम लोरियां सुनते हैं, उन लोरियों के माध्यम से हमको अपनी भाषा के प्रति जो एक प्यार का भाव है, प्रेम और स्नेह का भाव है,
उसके साथ हम जुड़ता है। और दूर दराज के किसी भी अंचल में जब हमें अपनी भाषा का व्यक्ति मिलता है तो मुझे लगता है कि जब मैं न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया तो उस समय जो कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के वहाँ उस समय प्रोफेसर थे वो हिंदुस्तानी मूल के थे और उनका पहला वाक्य था आई वुड लाइक टू टॉक यू इन हिंदी। तो आप सोच सकते हैं कि बरसों बाद उनको शायद किसी से हिंदी में बात करने का मौका मिला होगा, तो उनकी उस प्रसन्नता और आह्लाद की अनुभूति को मैं महसूस कर सकता था। तो जिस तरह से प्रोफेसर रहमान ने उस बांग्लादेश की उस आंदोलन की पृष्ठभूमि को रखते हुए हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में जो तकनीकी चुनौतियां हैं, विशेषकर जो आपने ट्रांसलेशन की बात की, उस अनुवाद की बात की तकनीकी, ये सही है कि अनुवाद यदि सरल, सहज और स्वीकार्य होगा तभी वो उस भाषा में चल पाएगा। क्योंकि मुझे मौका मिला, जो हमारे मंत्रालय का वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, उसमें हमने मीडिया की जो शब्दावली है, पत्रकारिता की जो शब्दावली है, उसको लेके एक शब्दकोश तैयार किया था। उसमें जिस तरह के अनुवाद किए गए हैं वो बहुत अधिक प्रचलन में नहीं आए, क्योंकि इतने अधिक दुरूह और अप्रचलित वो अनुवाद हैं कि वो व्यवहार में आ ही नहीं सकते। तो किस तरह से हम उन व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ये पूरा का पूरा एक इस प्रक्रिया को हम करेंगे, उस माहौल को बनाएंगे, तब शायद हम उस मातृभाषा में अपनी उस शैक्षिक आवश्यकता जो हमारी पीढ़ी की है उसको पूरा कर पाएंगे। अब ये मंच हमारे पास दो विशेषज्ञ, प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, प्रोफेसर रहमान अभी भी उपस्थित हैं। नंदिनी की यूनिवर्सिटी में कोई एक और कार्यक्रम हो गया तो उनको शायद उसमें ज्वाइन करना पड़ा। कोई भी जो हमारे इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन हो, कोई जिज्ञासा, आशंका, समाधान हो तो हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। डॉक्टर अलीम खान यदि अभी हैं इसमें, क्योंकि वो अपने 10 विद्यार्थियों को भी लेकर के आए, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर के, वो हमारे साथ यदि हों। रीवा परिसर के लाल बहादुर ओझा जी हमारे साथ हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, डॉक्टर दुर्गेश तिवारी। हाँ अलीम जी, हाँ आप कुछ कहें। बस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जो आज मातृभाषा दिवस पे जो ये व्याख्यान आयोजित करा है, इसकी थीम देख के डॉक्टर एच.एस. गोरके विश्वविद्यालय के छात्र पत्रकारिता के आप लोग के साथ जुड़े, और मैं अपने छात्रों से कहूंगा अगर कोई जिज्ञासा है तो भनावत सर से या प्रोफेसर साहब से या चटर्जी साहब से तो अपने सवाल है तो एक आध सवाल कोई आप लोगों में प्रतिनिधित्व के रूप में पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया। प्रोफेसर रहमान ने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही, जो आपने कहा एक सांस्कृतिक नागरिक, कंट्री वाइड, वैश्विक दृष्टि से एक सांस्कृतिक नागरिक और वैश्विक नागरिक की जो बात की आपने, कॉमन सिटीजनशिप की पूरे वैश्विक परिदृश्य में, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, इस तरह की अवधारणा को विकसित कर सकें तो इन भाषाओं के विकास में और भाषाओं के बीच में जो आपस में एक स्नेह का पुल बनाने की जो हम बात करते हैं उसको शायद व्यवहार में हम परिवर्तित कर पाएंगे। हाँ कोई विद्यार्थी शायद, हाँ दीपेश, आप लोगों का या जर्नलिज्म सागर यूनिवर्सिटी के छात्रों में से कोई एक भी प्रतिनिधित्व सवाल पूछ सकते हैं। विद्यार्थी वो अपने पढ़ाई को लेकर के या व्यावहारिक जीवन में कोई अनुभव हो शेयर भी कर सकते हैं। सवाल नहीं है तो ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, कोई उसमें ऐसा नहीं है जी। हाँ दीपेश। सर सब जनों को मेरा नमस्कार सर। सवाल पूछिए दीपेश। सर सवाल कोई वैश्विक भाषाओं के संदर्भ में। चलिए मेरे ख्याल सब चीजें स्पष्ट है, इनको संतुष्टि हो गई, मतलब ये व्याख्यान की सफलता का ये जी जी चलिए अब मेरे ख्याल समय है इसको समाप्ति की ओर ले जाने का। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ देश के सभी अंचलों से जो हमारे मित्र जुड़े और उन्होंने इस वैचारिक यज्ञ में एक तरह से अपनी आहुति दी, क्योंकि मैं तो इसे विचार यज्ञ मानता हूँ। इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं मंचों के माध्यम से हमें एक अवसर मिलता है हमारी उस पूरी जो विरासत है, हमारी जो पूरी परंपरा है, उसको देखने का, समझने का, उस पर विचार करने का, और उस आधार पर हम वर्तमान की कसौटियों पर चीज़ों को कसते हैं और भविष्य के लिए कोई हम मार्ग तलाशने का प्रयास करते हैं। तो ये अवसर हमें यही एक मौका देते हैं, इस तरह के जो दिवस आते हैं आप सब लोग जुड़े। और हमारे तीनों आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलाम रहमान, प्रोफेसर मृणाल चटर्जी और नंदिनी सिन्हा, इनके प्रति विशेष आभार। और प्रोफेसर रहमान तो चूंकि बांग्लादेश के लिए तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, न जाने कितने आयोजनों में शायद आपको आज सम्मिलित होना पड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने लगभग 1.5-2 घंटे हमारे इस आयोजन के लिए निकाले। इसका हमें भी रोमांच है कि जिस धरती से ये आंदोलन खड़ा हुआ वहीं के एक इतने
बहुआयामी, इतने बड़े शिक्षाविद, जिनके साथ हमारा भी पुराना, और हमारे देश के कई इस प्रकार के जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं उसमें प्रोफेसर रहमान की उपस्थिति भी रहती है। ये भी हमारे लिए प्रेरणा का आधार है कि इन सारी व्यस्तताओं के बीच आपने हमारे इस आयोजन को इतनी प्राथमिकता दी और पूरे समय आपकी उपस्थिति रही। और प्रोफेसर मृणाल चटर्जी तो बहुत लंबा मेरा इनके साथ जुड़ाव है, करीब 15 वर्षों का, और हमारे बहुत सारे आयोजनों में इनकी मुझे वैचारिक मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस पूरी रिकॉर्डिंग को हम लोग, इस पूरे आयोजन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैं शीघ्र ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा जैसे इस मेल के थ्रू मुझे मिलता है। Professor Sanjeev Bhanot, if you make any publication out of the recording, please let us share the thing. हाँ, I'll be happy to receive any. हाँ, डेफिनेटली, है ना, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू, है ना। हमारे अगले 2 आयोजन हैं, अभी की तैयारी चल रही है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को जो हमारा विज्ञान दिवस है, शाम को 4 बजे हम लोग इसी तरह का आयोजन रखेंगे, और उसके बाद 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे 2 ये तरह के और आयोजन हैं। चूंकि पैंडेमिक ने हमको बहुत सारी चुनौतियां दी हैं, तो ये एक वैकल्पिक माध्यम भी दिया है जिसके माध्यम से हम बहुत सहजता के साथ देश भर में जो इतने मित्र फैले हुए हैं, इनके साथ समय के अंतराल से मिलते रहें और इन विचारों को साझा करते रहें, क्योंकि वैचारिक परिपक्वता ही किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू।